Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम रोज की तरह देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks logged losses amid negative global cues. Sensex closes near the 59,000 mark. Nifty settled near 17,600 points. The rupee logs appreciation of 8 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices declined to trade around $87 per barrel. नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट में रहे। सेंसेक्स 59,000 और निफ्टी 17,600 के करीब हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले आई 8 पैसे की मजबूती और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $87 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.7% से अधिक की गिरावट में रहे। दोनों सूचकांक में गिरावट वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच आई। सेंसेक्स 59,000 और निफ्टी 17,600 के करीब बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.72% की गिरावट से 427 अंक कम होकर 59,037 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.79% की मंदी से 140 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 17,617 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां गिरावट तुलनात्मक रूप से और भी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.01% लुढ़क गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.96% की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today fell more than 0.7%. Both stock indices declined amid negative cues from the global equity markets. The Sensex finished near the 59,000 mark, while Nifty ended near 17,600 level. BSE Sensex plunged 427 points, or 0.72%, to close at 59,037. The NSE Nifty also lost 140 points, or 0.79%, to settle at 17,617. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices underperformed the Sensex. The mid-cap index tumbled by 2.01% and the small-cap index declined 1.96%. In the Sensex pack, shares of 8 companies climbed while 22 fell. Hindustan Unilever was the top gainer as it surged 2.7%, followed by Maruti Suzuki, which gained 1.9%. Nestle India rose 1.1%. On the other hand, Bajaj Financial Services plunged 5.4%. Tech Mahindra declined 4.4% and Tata Steel fell 3.2%. In sectoral indices, all sectoral indices fell except FMCG, which ended almost flat. Telecom sector index tumbled 3%. Consumer durables plunged 2.9% and realty sector index declined by 2.4%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 926 companies gained while 2,466 companies fell. Shares of 74 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की मजबूती से 74 रुपए 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.08% की गिरावट से 95.66 पर था। पुनीत जी, जैसे हम दोपहर में बात कर रहे थे कि 4 सप्ताह लगातार तेजी थी बाजारों में, ऐसा लग रहा था कि प्री बजट रैली है, लेकिन इस सप्ताह 4 दिनों में 4% की जो गिरावट आई है, क्या इसके आप प्रमुख कारण मानते हैं और आगे क्या आउटलुक देखते हैं? जी सोनू, तो ये जो सप्ताह हमने देखा, एक तो ये इस सप्ताह करीब सिवाय मंडे के बाकी चारों दिन बाजार में गिरावट देखी और करीब करीब 4% इंडेक्स गिरा, हेडलाइन इंडेक्सेस जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं, और ये 2 महीने में करीब करीब सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे पहले हमने नवंबर के महीने में इसी प्रकार की एक गिरावट देखी थी बाजारों में और उसके बाद फिर बाजार ऊपर चले थे। तो एक तो ये बात मैं कहना चाहूंगा सोनू कि बाजारों में करेक्शन होती रहती है, थोड़ा बाजार चलते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होती है और थोड़ी करेक्शन आती है, नॉर्मल एक प्रेशर मार्केट पे रहता है। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि इस समय जो बाजार के स्थिति है उसमें कुछ चिंताएं बाजार में बनी हुई हैं। पहला तो नेचुरली एक ये बात है कि वैल्यूएशन जो है बाजार की वो काफी ज्यादा है, ऊपर है। पिछले 2 वर्षों में हमने बहुत बाजार में तेजी देखी है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स का मूड जो है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है। साथ में जो दूसरी इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, जैसे हाई इन्फ्लेशन रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका है कि आने वाले समय में यूएस फेडरल रिजर्व तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ही, भारत में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई जो मॉनेटरी टाइटनिंग का स्टांस जो है वो शुरू करेगा, थोड़ा न्यूट्रल स्टांस करेंगे और फिर वो टाइटनिंग करेंगे। तो इन सब के चलते बाजारों को में ऐसा लगता है हमें कि अभी ऐसा उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी आए, तो इसलिए निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी काफी बड़ी बिकवाली करी है और उसका भी प्रेशर बाजार के ऊपर है। तो ये 2-3 मुख्य कारण है। आने वाले समय में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाजारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आएगी, लेकिन डेफिनेटली बाजार कंसोलिडेट कर सकते हैं इन लेवल्स पर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। Puneet, in today's market performance, the Sensex swung by 850 points before it fell by 427 points. There was a lot of volatility in the market that was up by 12% today. Now, Reliance Industries, which has a weightage of almost 14% on the Sensex, has declared its third quarterly results. The net profit has fallen by only 3%. Do you see this as a support for the market on Monday when the market reopens? Do you see a breakout from the fall in the market, which has fallen by almost 2,300 points over the last 4 days? So, Arjun, definitely Reliance being the largest weighted stock in the index, it influences the direction of the index to some extent, but I don't think it will be able to influence the overall direction of the market. And if we continue to see concerns in global markets, if we continue to see selling by foreign funds in India, then definitely it will not be able to reverse the downfall if it comes. So, to that extent, yes. Reliance is important. Reliance stock is important for the markets, but I don't think it is on its own. It can change the direction. Now, of course, if you look at the way the market has panned out in the last 4-5 days, and there is sectoral rotation. What we have seen is that some sectors which are performing very well, for example, the information technology, the IT sector stocks, which are doing very well only about a couple of weeks back, they were the biggest losers this week. They fell. The IT index fell by more than 7% this week. The second largest fall was actually in the pharma sector stocks. The pharma sector stocks were down during this week. And so clearly the leadership is changing. And PSU bank stocks, which are doing very badly earlier, somehow they have outperformed in the current week. So clearly, while we see that the markets have fallen, the fall is not even across all sectors. Some of the sectors were doing very well earlier. We have seen profit booking there. And some underperforming sectors have started doing better. So there is some sectoral rotation there.
पुनीत, अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीजन को Q3 के जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं उसको हम भारत में अगर हम देखें तो अभी तक कैसा आपको ओवरऑल इंडिकेशंस लगते हैं? अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं और काफी सारे आने हैं, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स आए और एक्सपेक्टेशन थी कि उससे आईटी सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आईटी सेक्टर में हम गिरावट देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट्स को? देखिए, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अभी तक सोनू जो आए हैं उसमें 2-3 मुख्य चीजें हैं। एक तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बरकरार है, तो इसका मतलब यह है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो प्रॉफिट्स की हमें उम्मीद थी कि बढ़ेंगे वो बढ़कर आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद से थोड़े से कम है। मुझे लगता है कि बाजार ने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी कॉर्पोरेट रिजल्ट से, ओवर एक्सपेक्टेशन थी, तो टू सम एक्सटेंट वो वहां पर उनको डिसअपॉइंटमेंट है, पर फिर भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी रन अप हो चुकी थी, वैल्यूएशंस में ऑलरेडी वो एक्सपेक्टेशंस बेस्ड थी, इसलिए जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो उसके बाद हमने कुछ गिरावट देखी आईटी सेक्टर में। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में आईटी कंपनीज अच्छा करती रहेंगी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, निवेश एज अ इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना होगा कि हम फेयर वैल्यू पर ही वो शेयर हम खरीदें। तो दूसरा एक जो मुख्य चीज हमने देखी रिजल्ट्स में, जो अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, कुछ एफएमसीजी कंपनी के रिजल्ट्स भी आए, जिसमें हिंदुस्तान लीवर का नाम आता है क्योंकि वो काफी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं, यानी जो इनपुट कॉस्ट है, वो बढ़ रही है कंपनीज की और उनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान लीवर में भी हमने देखा कि उनके मार्जिन स्क्वीज हुए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही रहा तो डेफिनेटली कंपनीज के जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो स्क्वीज हो सकते हैं। ऐसा हमें इन जो अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उससे हमें संकेत मिल रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our market expert, Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. You're mentioning about FMCG stocks, Hindustan Unilever. Their sales went up by 9.5%, but the margin has been affected because of inflationary pressures. How can you compare that with, say, metal and basic materials? JSW Steel has declared its results. The net profitability year on year has gone up by 62.5%. Asian Paints has gone up by 70%. Do you see them outperforming the market when it opens on Monday next, even though it didn't seem to have any effect today with the results declared? So Arjun, again, while these are very diverse industries, so FMCG is a very different commodity-based kind of a manufacturer, whereas Asian Paints has a very different input cost. JSW Steel has a very different dynamics of business because they're using iron ore, they're using coal, which are different kind of commodities. However, the inflationary trend persists across all segments and sectors as we see. So therefore, if you look at the internals of JSW Steel results or Asian Paints results, even there we see that the margins have been squeezed. In fact, Asian Paints management has come out with the commentary saying that they will face pressures on the profitability because of inflation. So clearly inflation has started to bite into corporate bottom lines. The good thing is that in the reopening trade or post-COVID wave to some extent, we have seen the top line grow very healthy, in a very healthy manner. So while the margins have been squeezed, we find the overall turnover of Indian corporate sector has gone up. The businesses have gone up. So that is kind of profits are compensated to some extent by their larger turnovers and larger top line. Therefore, I think while margins are a concern, and we would like companies to have healthy profit margins, I don't think the profitability per se is under threat. And therefore, markets they're not overly worried about it. Because Hindustan Lever shares went down yesterday post results, and then they came up today. They were the biggest gainers today. So clearly, I think market is taking it in its stride, at least for now. So, पुनीत जी, जैसा आप कह रहे हैं कि टॉप लाइन्स
हेल्दी है, सेल्स हो रही हैं, टर्नओवर अच्छा है, लेकिन जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि डिमांड सर्ज प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट कॉस्ट, जो कमोडिटी कॉस्ट, हाई कमोडिटी कॉस्ट मेन कॉज है इन्फ्लेशन के, सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मेन कॉज है इन्फ्लेशन के। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो आरबीआई है उसको शायद अभी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाने का वो फैसला ले सकते हैं, जैसा चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की है, यूरोपियन कमर्शियल बैंक ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस वर्ष शायद कोई भी बढ़त नहीं होगी इंटरेस्ट रेट्स में। आपको लगता है कि शायद भारत भी यूएस से एक डिफरेंट शायद सेंट्रल बैंक स्टैंड ले? बिल्कुल, देखिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने कई बहुत ही कम विकल्प है, क्या करना है उनको। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स तो आरबीआई इमीडिएटली नहीं बढ़ाएगा, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months। लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी, अभी ना हमारा जो मॉनेटरी स्टांस है वो अकोमोडेटिव है, यानी वो लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट्स को। मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में अपने स्टांस को न्यूट्रल कर देगा, यानी वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि टू सम एक्सटेंट दे माइट विथड्रॉ लिक्विडिटी। हमने वो देखा है ऑलरेडी। और अगर आप देखें तो 10-year यील्ड जो है भारत में वो 6.62 पहुंच गई है, वो काफी ज्यादा लेवल पर ऑलरेडी पहुंच गई है। तो मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रही है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। अभी जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उसमें काफी बड़ा गैप है। मुझे लगता है पहले आरबीआई लिक्विडिटी कम करेगा, फिर जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट का जो बहुत बड़ा गैप है उसको कम करेगा, जिससे कि बैंक्स को भी कुछ फायदा होगा। तो पहले ये जो कदम है ये रिजर्व बैंक उठाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है मेरे अनुमान में वो बहुत बाद में वो बात आएगी, शायद towards the end of this year, maybe September we will see interest rates being hiked। Although मैं ये मानता हूं कि आने वाले 1 या 1.5 वर्ष में हम 3 से 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखेंगे, यानी करीब करीब 1% 100 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा भारत में, ऐसी हमें उम्मीद है। पर फिलहाल मुझे लगता है कि वो शुरुआत towards the end of the year होगी। Puneet, you spoke about PSU banks, which went up for the week, but in today's trade, it went down by 3%. And we've seen it's a volume-driven Nifty index. What is the investor sentiment here? Are they looking at an FDI hike from 20% to 74% once the budget is announced? Why this volatility in PSU bank stocks right now? Or are we going to see privatization again? So two things are really playing into this market for PSU banks. One, of course, is the government's declared intention to disinvest some banks. So IDBI is already on the agenda, we know, and 2 other banks are desired to be disinvested in the next few months or maybe a year or so. So, and on top of it, we are going to see LIC IPO coming in towards in the month of March. And LIC, as we all know, is a very big investor in PSU banks. So therefore, it will be good for the balance sheet if PSU banks were to gain. So that is one market kind of reason. The other important reason is that we are seeing the wholesale books where PSU banks have dominance, which is basically corporate loan book, that has turned around. Yesterday we saw results from Bank of Maharashtra, and after many quarters, in fact after many years, for the first time I saw that the wholesale book, which is the corporate loan book, that has turned profitable. So I think there's a fundamental turnaround in PSU banks businesses where they will start making money from their corporate loans, and I think that is one of the reasons why this tussle between buyers and sellers is going on PSU banks. पुनीत जी, आपने बजट का भी जिक्र किया था अपने चर्चा में। बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और यूजुअली प्री बजट रैली एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, बाजार। आपको लगता है कि प्री बजट रैली ऑलरेडी हो गई है जो हमने पिछले सप्ताह और उससे पिछले के 3 सप्ताहों में देखी, या आप अगले सप्ताह जो 1 सप्ताह बचा है अब बीच में उसमें कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं रैली? तो सुनो, देखिए पिछले 1-1.5 महीने में हमने बाजार में अच्छी बढ़त देखी है और बाजार बढ़कर आया है, तो इसलिए प्री बजट रैली तो ऑलरेडी मार्केट में आप कह सकते हैं कि चल रही है। बहुत ज्यादा तेजी से नहीं आ रही, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई लेवल्स पर है। और मुझे लगता है कि आने वाला 1 सप्ताह में एक्सपेक्टेशन जो है, बजट एक्सपेक्टेशन है, वो बाजार को शायद पॉजिटिव रखेंगी, अनलेस देयर इज अ मेजर इंटरनेशनल सेलिंग। अगर भारत के बाहर के बाजारों में कोई बहुत बड़ा सेलिंग आ जाती है या एफआईआई की बहुत बड़ी सेलिंग आती है तो बात अलग है। मुझे लगता है प्री बजट में तो एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रहेंगी। बजट के बाद डेफिनेटली बाजार पे एक प्रेशर आ सकता है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट कॉशियस रहना चाहिए। दे शुड नॉट बी अग्रेसिव इन दिस मार्केट।
थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि बजट की क्या प्रपोजल्स हैं, क्या हमको आगे लगता है, हम फिर निवेश करना चाहिए. वो मुझे लगता है कि एक अच्छी पॉलिसी होगी. Briefly, what is the F&O position in the derivatives market, which reflects the buying interest in the cash market, especially with the budget on Tuesday and the FII selling now? So in the futures market, which is usually used by very savvy investors, the futures market is actually short right now. So the big investors and big institutions which have been selling in the cash market have also taken short positions in the F&O market, in the derivatives market, and therefore I believe, and that is one of the reasons I believe that they will play the budget in the short term. On the plus and minus side both. So that is one of the reasons retail investors need to be cautious. However, I think that will all play out in next 1 week or 10 days, and then markets will return to normal trajectory. इससे पहले कि हम रुक करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है. सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है. ओ, तो ये बात है. हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए. जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए. बड़े भैया. अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. समझकर इन्वेस्ट कर. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अमरीकी शेयर बाजारों में गिरावट के अनुरूप एशियाई शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट का रुख था. अगले सप्ताह होने वाली यूएस फेड की नीतिगत बैठक से पहले निवेशकों में चिंताएं जारी रहीं कि फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति कड़ी करने की शुरुआत कर सकता है और अमेरिका में अनुमान से कमजोर आर्थिक और कंपनी आमदनी के आंकड़ों का प्रतिकूल असर भी निवेशकों की धारणा पर पड़ा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% के नुकसान में रहा. जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक दोनों 0.9% की गिरावट पर बंद हुए. हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी भारी गिरावट का रुख था. लंदन का फुटसी 0.9% के नुकसान पर था. फ्रांस का कैक 1.5% की गिरावट पर था और जर्मनी के डैक्स में 1.7% की तीव्र गिरावट थी. Moving on to the U.S. Stock market. The U.S. main stock indices fell yesterday with a decline of more than 1% in the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index. Investors concerned that the Federal Reserve will aggressively move to raise rates this year weighed on the market. Investors anxiously awaiting the U.S. Central Bank's policy meeting next week for new details on how it will tackle inflation. Crude oil prices, which hit fresh 7-year highs, also raised fears of inflation and higher interest rates. The Dow Jones Industrial Average ended 0.9% down. The S&P 500 fell 1.1% and the Nasdaq Composite Index declined 1.3%. Puneet, even though we have discussed the macroeconomics of the U.S. economy in detail, especially the Fed's decision regarding interest rates and their buying interest into bonds, what is the stock market really performing right now? It fell. We also have news about Netflix, for instance, not earning enough from the Indian market. How are the companies performing right now? So, Arjun, if you look at the U.S. market, we find there is a very varied kind of performance from different sectors. What is happening in the U.S. is that all the sectors, the so-called FANG stocks, the high technology stocks, the Nasdaq 100, which are the high-flying stocks, they have been the hardest hit in the last few days. In fact, they have lost significantly, and Nasdaq 100 is now in so-called correction territory, which means that it has now fallen more than 10% from its peak in November. So Nasdaq 100 is already in the correction mode. Dow Jones, of course, is still sustaining at about 5% below the peak levels, and Russell 2000, which is a small cap index in US, that is at its 52-week low. So clearly in the US, we are finding that there is very heavy profit booking in sectors where stocks have gone up a lot, and a similar rotation of money is happening. Broadly speaking, because we have just a little bit of time, broadly speaking, what we find is that money is being rotated out of growth stocks and that it is being put into the value stocks.
So from technology, from internet companies, now it is going into companies which are making commodities, which are banking sector stocks. So that is the kind of rotation of money which is happening in US. और आपकी संक्षिप्त सी टिप्पणी दूसरी सुपर पावर चीन पर, वहां जो उन्होंने अब रुख किया है कि सपोर्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स घटाकर प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि चाइना में जो एक क्राइसिस आया था शायद अब वो टल जाएगा? देखिए, चीन की स्टोरी बहुत ही अलग चल रही है। चीन में इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर बहुत नीचे आ गई। जो इस क्वार्टर के नंबर्स आए दिसंबर के, वहां पर सिर्फ 4% की इकोनॉमिक ग्रोथ रही, जबकि चीन में हम 7%, 8% की ग्रोथ देखते रहते हैं। तो चाइना में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनका प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस चल रहा है, काफी कंपनी वहां बैंकरप्ट हो गई है प्रॉपर्टी मार्केट में। तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना का बिल्कुल ही जो एक जुदा एक ट्रेंड है पूरी दुनिया से, और इसलिए चाइना में वो एक अलग डायरेक्शन ले रहे हैं हर जगह। जबकि मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं, तो वहां पर एक मॉनेटरी ईजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं टू सपोर्ट द इकोनॉमी। In more news, Niti Aayog and Rocky Mountain Institute, India today released a report titled Banking on Electric Vehicles in India. The report outlines the importance of priority sector recognition for retail lending in the electric mobility ecosystem. Niti Aayog said that retail finance for electric vehicles has been slow to pick up. The CEO of Niti Aayog, Amitabh Kant, said that RBI's priority sector lending mandate has a proven track record of improving the supply of formal credit towards areas of national priority. The report provides considerations and recommendations regarding the inclusion of electric vehicles in RBI's priority sector lending guidelines. The report indicates that electric two-wheelers, three-wheelers and commercial four-wheelers are early segments to prioritize under priority sector lending. It recommends a clear sub-target and penalty mechanism for priority sector lending to renewable energy and electric vehicles. It also suggests recognition of electric vehicles as an infrastructure subsector by the Finance Ministry and the incorporation of electric vehicles as a separate reporting category under RBI. उधर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS में सरलता से संचालन और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हाल ही में NSWS प्लेटफॉर्म की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि NSWS पोर्टल पर प्रत्येक समेकित मंत्रालय के लिए अनुमोदनों की संपूर्ण जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े निगमों और विदेशों में भारतीय दूतावासों में प्रस्तुति देने के निर्देश दिए। Moving on to the oil market, oil prices today fell after rising to 7-year highs this week as investors booked profits following a build-up in U.S. crude and fuel inventories. However, the overall sentiment remains solid due to concerns over tight supply and geopolitics. In intraday trade, Brent crude was trading around $87 per barrel, while WTI crude prices were at $84.20 per barrel. Very briefly, we've spoken about backwardation of the futures market into the spot market, but right now it appears that there is a profit booking in the futures market by traders. How do you see spot prices moving from here? So, Arjun, right now, oil is responding to not only demand-supply situation, it's also responding to the political situation in Ukraine, because Russia could, Western leaders have been saying that, and that could create a problem for oil supplies, and therefore, oil prices are responding to all these changing situations. My own expectation is that market cannot support such a high price. So eventually, demand will be affected, and eventually the prices will come down. In the short term, they have gone up, but I think it's self-defeating for OPEC. और आइए अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 30 रुपए की गिरावट से 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 410 रुपए की भारी गिरावट से 64,970 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी गिरावट का रुख था। सोना मंदी के साथ $1,836.60 प्रति आउंस पर और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $24.50 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks logged losses amid negative global cues. Sensex closes near the 59,000 mark. Nifty settles near 17,600 points. Rupee logs appreciation of 8 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices decline to trade around $87 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए।
अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra